अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर सलमान जहूर और आज हम बात करने वाले हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में। और इस सिलसिले में जितनी भी मिथ है हम उसको हल करने वाले हैं। मुझे इस सिलसिले में बेइंतहा क्वेश्चंस आए थे कि आप इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में बात कीजिए, तो आज हाजिर हैं आपकी खिदमत में। इस वीडियो को आखिर तक कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको इसका सारा मैकेनिज्म समझ आ जाए और आपको ये भी पता चल जाए कि आपने क्या करना है इस सिलसिले में अपनी इस कंडीशन को बेहतर से बेहतर करने के लिए। इस सिलसिले में मेरी आपसे सिर्फ ये गुजारिश है कि मेरी ये वीडियोस का मकसद सिर्फ आम इंसान को हेल्थ अवेयरनेस पैदा करना होती है, जो मोस्टली पाकिस्तान और इंडिया के दूर दराज इलाकों में बैठे हैं। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस इस सिलसिले में आते हैं जो डॉक्टर्स लिख देते हैं, सम टाइम नर्सेज लिख देती हैं कि उन्हें इस बात का ऑलरेडी पता है। तो भाई, ये वीडियोस अगर आपको इल्म है, आपको इस हेल्थ अवेयरनेस का आइडिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। देन आप इस वीडियो को फॉरवर्ड करें उन लोगों की तरफ जिनको इसका इल्म नहीं है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को समझने के लिए सबसे पहले आपके लिए जरूरी है कि आप नॉर्मल मैकेनिज्म को समझें। देखिए, जब हम खुराक खाते हैं तो वो हमारे मैदे में जाती है, जहां पर इसकी होती है क्रशिंग। ये टूटती है और छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। उसके बाद ये हमारी छोटी आंत में जाती है। छोटी आंत के 3 हिस्से होते हैं जिनका डिफरेंट काम होता है। ये जिस्म से उन छोटे तोड़े हुए हिस्सों को मजीद तोड़ती है और उसके अंदर से एब्जॉर्ब करती है हर वो चीज जिसकी जिस्म को जरूरत होती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होती है और इसके अलावा प्रोटीन होती है। उसके बाद ये खुराक का वो पार्ट जो बच जाता है वो जाता है बड़ी आंत में, और बड़ी आंत में वो ट्रेवल करता हुआ हमारे रेक्टम में चला जाता है, जहां से ये इसका इखराज हो जाता है। अब आप ये देखिए कि ये खुराक ट्रेवल कैसे करती है। ये करती है कॉन्ट्रैक्शंस के साथ, यानी इसका एक पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसके साथ उसके अगले वाला पार्ट डायलेट हो जाता है, यानी खुल जाता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और दूसरा पार्ट खुलता है तो ये खुराक को उस तरफ धकेल देता है। इस तरह ये चलती चलती रेक्टम तक पहुंच जाती है। स्मॉल बाउल जिसको हम छोटी आंत कहते हैं, इसके अंदर पेरास्टालसिस जो वो मूवमेंट होती हैं वो थोड़ी सी फास्ट होती हैं, और जो बड़ी आंत होती है उसके अंदर इसकी मूवमेंट थोड़ी सी स्लो होती है। अब आप ये देखिए कि ये जो मूवमेंट होती है बड़ी और छोटी आंत की, ये मुंसलिक होती है आपके दिमाग के साथ। एक सर्किट होता है, एक वायर्स का, तारों का एक सर्किट होता है जिससे ये मुंसलिक होती है। इसके अलावा इसका अपना भी एक थोड़ा सा कंट्रोल होता है जिसमें कुछ केमिकल्स आपके निकलते हैं, उस आंत के पट्टों पर असर करते हैं, जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट करती है या वो खुराक को आगे की तरफ धकेलती है। आपको ये चीज समझनी बेइंतहा जरूरी है कि ये जो सर्किट है ये हमारे दिमाग के साथ मुंसलिक है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे जिस्म का हर उज्व हमारे दिमाग के साथ मुंसलिक होता है। अब आप बस ये समझ लीजिए कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो होती है वो एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हमारी बड़ी आंत जो होती है उसका जो सुकड़ना और रिलैक्स होना होता है वो आपस में तरतीब नहीं रखता, और वो इसी वजह से मोस्टली होता है कि उसका लिंक ब्रेन से होता है। अगर इसकी तरतीब खराब है तो इसका मतलब है कि कुछ दफा ऐसा होगा कि जब खुराक आपकी बड़ी आंत में पहुंचेगी तो वो बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू होगी, और बड़ी आंत के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो पानी को उसमें से एब्जॉर्ब कर सके, तो वो डायरिया की शक्ल में आपको प्रेशर क्रिएट करेगी। इसी तरह ही अगर उसकी तरतीब खराब हो गई है और वो आहिस्ता आहिस्ता से वो उसकी मूवमेंट्स आ रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बहुत ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेगी, और जब वो बहुत ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेगी तो वो स्टूल जो होता है, वो खुराक जो बची हुई होती है स्टूल की फॉर्म में, वो हार्ड हो जाएगी, सख्त हो जाएगी, और जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन फील होना शुरू हो जाएगा। यही वजह होती है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के जो पेशेंट्स होते हैं उनको ये फीलिंग आती है, सम टाइम डायरिया हो रहा होता है, सम टाइम उनको कब्ज की शिकायत होती है।
यही वजूहात होती हैं कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के पेशेंट को ऑल द टाइम ये सिम्टम्स रहते हैं, या उनको फील होता रहता है कि उनका पेट ऑल द टाइम भरा हुआ है, या वो पखाना करने के लिए बार बार बाथरूम जाते हैं और उनकी हाजत जो होती है वो पूरी नहीं होती, या इसके साथ साथ उनको सम टाइम डायरिया आता रहता है और जब भी वो खाते हैं वो फौरन बाथरूम की तरफ भागते हैं। यानी उनका दिमाग हर वक्त यही सोचता रहता है कि उनको बहुत ज्यादा बाथरूम की जरूरत है। सम टाइम उनका जिस्म, और कुछ भी खाते हैं तो उनका पेट फूला हुआ उनको महसूस होता है, उसके अंदर उनको ऐसा फील होता है जैसे बहुत ज्यादा गैस पैदा हो गई है, और ये जब बाथरूम में जाते हैं तो बहुत ज्यादा गैस का खराज भी करते हैं। ये सारे सिम्टम्स जब यूनाइट होते हैं तो एक इंतहाई तकलीफ दे सूरत हाल पैदा कर देते हैं पेशेंट के लिए, जिसको ऑल द टाइम बाथरूम में जाने की फीलिंग होती रहती है। अब अगर हम इसके डायग्नोसिस की बात करें तो याद रखिए कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो होता है वो डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन होता है। आपको सबसे पहले तो ऐसी तमाम डिजीजेस जिनकी वजह से ये सिम्टम्स आ सकते हैं, जिसमें कैंसर होता है, जिसमें इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज यानी अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज भी शामिल है, सबसे पहले तो इनको रूल आउट करना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको किसी अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलना है। अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको कुछ लाहौर में और पाकिस्तान में मौजूद अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का बता भी सकता हूं, जिनसे आपको फौरन जाके मिलना चाहिए। और ये आपको कोलोनोस्कोपी के जरिए आपका पता चल सकता है कि इसके अंदर कोई ऐसी डिजीज के शवाहद तो मौजूद नहीं है। अगर आपका ये सब कुछ क्लियर आता है तो इसका मतलब है कि डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन की तरफ आप जाते हुए इसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का नाम दे सकते हैं। जी नाजरीन, अब अगर हम इसके इलाज की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये हमारे दिमाग के साथ मुंसलिक है। अगर आप परेशान रहते हैं, अगर आपको किसी किस्म की उलझन है, परेशानी है और आपको ज्यादा सोते भी नहीं हैं, तो ये सारी चीजें उसके साथ मुंसलिक होती हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी परेशानी को, डिप्रेशन को, एंजाइटी को ठीक करना है। जब ये ठीक होगा तो आपकी बाउल की हैबिट अच्छी हो जाएगी। तो खुलासे में अगर मैं बात करूं तो सबसे जरूरी है कि जो जो चीज आपको परेशानी दे रही है, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी है, अगर आप उन चीजों को दुरुस्त कर लेंगे तो आपकी पेट की सूरत हाल भी बहुत ज्यादा बेहतर से बेहतर होती जाएगी। इसके साथ दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इस बीमारी को अपने सर पे सवार मत करें। ये हर वक्त मत सोचते रहें कि उनके पेट में कुछ है, कोई चीज है, उनको हर वक्त गैस है। और ये चीजें जब आप सोचते रहते हैं, हर वक्त दिमाग के अंदर यही चलता रहता है, तो आपको हर वक्त बाथरूम जाने की हाजत महसूस होती रहती है। आखिर में मैं ये कहूंगा कि आप अपनी डाइट में सबसे जरूरी चीज फाइबर का इस्तेमाल करें, और जितना ज्यादा हो सके आप फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, और फ्रूट और वेजिटेबल को होल लें। उनके जूसेस लेने की बजाय उनको पूरा का पूरा खाएं, ताकि आपके जिस्म में फाइबर की मिकदार ज्यादा पड़े और आपकी कब्ज का मसला भी हल हो और आपको बार बार बाथरूम जाने की हाजत भी ना हो। उम्मीद है आज का वीलॉग आपको पसंद आया होगा। अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए और अपना, अपने अजीजों, रिश्तेदारों, सबका ख्याल रखिए। मेरे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। मिलते हैं अगले किसी वीलॉग में इंशाल्लाह बहुत जल्द। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।